जो आपने भारत की डेट बोली कि ये अभी डिक्लाइन का पीरियड आया, फिर भारत असेंड कर गया, और आगे क्या होने वाला है? भारत का मूलांक 6 है। तो भारत सुंदरता से भरा देश है। हमारे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, हमारे यहाँ वुमन को रेस्पेक्ट ज़्यादा है, हमारे यहाँ सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया है। दैट इज़ ऑल अबाउट 6। मंदिर जाते हैं हम, दान करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या साइंटिफिक रीज़न होता है, और क्या सही तरीका है जो हमको ये करना चाहिए? तो सबसे पहला मुद्दा है कि आप जब भी मंदिर जाओ, सबसे पहले तो पैसे देना बंद करिए। अच्छा। पैसे क्यों नहीं देना चाहिए? आप जब किसी को पैसे देते हो तो आप उसका कर्म खरीद रहे हो। और भिखारी है तो उसका कर्म अच्छा है या खराब है? और कभी भी मंदिर जाते समय दान करिए, आते समय नहीं। अच्छा, इसका लॉजिक है। सर, मूलांक और भाग्यांक, क्या इनसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पाथ है वो आगे स्पिरिचुअल होगा रादर देन वर्ल्डली इंक्लिनेशन कम होगा और स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा? बेसिकली भाग्यांक का पर्पज़ ही यह है कि आपका पर्पज़ ऑफ द लाइफ क्या है, आपकी मृत्यु कैसे होगी। जिसका भाग्यांक 4 है, लोग जाते थे यही बोलेंगे यार इसने बहुत सहा है। जिसका भाग्यांक 5 है, वो जब दुनिया छोड़ के जाता है बोलते हैं बहुत नाम शोहरत कमा के गया जाते जाते। मोदी जी नंबर 5 है, इतिहास याद रखता है। जिस डेट को हम पैदा होते हैं, क्या उस डेट को हमारी सोल पहले से ही डिसाइड कर लेती है, चुन लेती है? क्या होते हैं ये मूलांक और भाग्यांक, और कौन इनमें से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है जो कि हमारी लाइफ, हमारी ग्रोथ को आगे लेकर के जाता है? आज हमने इन सभी बातों पर चर्चा की है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया है कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके मूलांक और भाग्यांक अपोजिट होते हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज के थ्रू उनको और बेटरमेंट किया जा सकता है, उनके लिए और ज़्यादा ब्लिसफुल लाइफ बनाई जा सकती है। आज हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या मैरिज की डेट ऑफ बर्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मैरिटल लाइफ और भी ज़्यादा ब्लिसफुल और प्रॉस्पर हो जाए। और हमने ये भी जाना है कि क्या सी सेक्शन की डेट चेंज करके हम बच्चों की लाइफ और ज़्यादा प्रॉस्पर बना सकते हैं, और जिनका सी सेक्शन नहीं भी हुआ है उनके नाम में क्या कुछ चेंज करके हम उन बच्चों की डेस्टिनी और भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंसाइटफुल है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप उन रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो सर ने बताया है, और कितनी रेलेवेंसी आपने इस पॉडकास्ट के किसी एक हिस्से में पाई है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। आज इस यूनिक टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर नवनीत मंधानी जी। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री टुडे। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आए। आपका ये जो एनर्जी है, आई मस्ट से आपके आते ही जैसे लग रहा है कि हाँ, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं तो वो ग्रोथ के नए आयाम आप गढ़ सकते हैं, और स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में कम हो सकते हैं प्रोवाइडेड अगर कुछ रेमेडीज़ को फॉलो किया जाए, जैसे कि हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे। मैं ऑडियंस के लिए सर जानना चाहूँगी कि हमने अभी बात किया मूलांक की, भाग्यांक की, ड्राइवर एंड कंडक्टर्स, होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो लोग बहुत बार, जैसे अभी हम रील के ज़माने में है, तो वो 1 नंबर देख के उनको लगने लगता है कि मैं वैसा ही हूँ, 2 नंबर देख के वैसे, पर एक्चुअली आप 2 चीज़ों से बने हो जी। जिस तारीख को आप पैदा हुए, जैसे किसी भी महीने के 1 से लेके 31 तारीख को, उससे आपका मूलांक बनता है। जी। जैसे भारत देश की जन्म तारीख हम पकड़े ऑन पेपर तो 15 अगस्त 1947 है, तो 1 + 5 = 6 आपका मूलांक हो गया, जिसको कोई ड्राइवर बोलता है, कोई किंग नंबर बोलता है, अलग अलग नाम है उसके। जी। और पूरे आपके डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल होती है, जैसे अगर हमने भारत की ही डेट ऑफ बर्थ की टोटल की तो 15 अगस्त 1947 की टोटल 35 आती है, 35। तो 35 से बनता है 3 + 5 8, तो होता है भाग्यांक। मूलांक आपका स्वभाव बताता है, आप कैसे हो। मैं ऐसा क्यों हूँ वो आपका मूलांक बताता है, और मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ ये आपका भाग्यांक बताता है। तो आप जीवन में किस मुकाम तक जाने वाले हो, आपकी पहुँच कहाँ तक है, आपके जीवन में
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेके हर चीज़ वो भाग्यांक से कनेक्टेड है। और आपका नेचर जो है वो मूलांक। ड्राइवर कंडक्टर नाम इसलिए पता चला कि दोनों एक में के बिना अधूरे हैं। कंडक्टर अगर ऑर्डर ही ना दे तो ड्राइवर गाड़ी लेके कहाँ जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसका नाम ड्राइवर और कंडक्टर है। राजा रानी के बिना अधूरा है, तो कुछ लोग इसको किंग और क्वीन भी बोलते हैं। पर कुछ भी हो, पर दोनों का एक अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है। सिर्फ मूलांक के बेस पे कोई व्यक्ति अपना सारा भाग्य निर्धारित नहीं कर सकता, ना कि भाग्यांक के इस पे। दोनों के अलग अलग अपने आयाम हैं। ऐसा क्यों होता है सर कि आफ्टर अ सर्टेन एज 33 इयर्स की एज के बाद में इंसान की, चाहे वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेकर के पैदा हुआ है, उसकी लाइफ में बदलाव देखने को मिलते हैं? इनफैक्ट ये तो हमको है ना बहुत बार हस्बैंड वाइफ के इसमें होता है। वाइफ बोलती तुम पहले जैसे नहीं रहे तो ये पहले जैसे नहीं रहे वाला ये भाग्यांक का कनेक्शन है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि आपका मूलांक आपके जीवन के सिर्फ 33 ईयर्स तक काम करता है, वो 80%, और भाग्यांक भी उस समय काम करता है जस्ट 20%। और जैसे ही आपका ऑन एंड एवरेज 33 to 35 में शिफ्टिंग होता है, उस समय आपका भाग्यांक 80% काम करता है और मूलांक 20% काम करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 33 ईयर्स का बैरियर क्यों रखा है, दैट इज़ ऑल्सो एवरेज ह्यूमन बीइंग का एज, आज हम हाइब्रिड के इसमें जी रहे तो 70 साल है, 65 से 70 साल। तो उसका आधा पार्ट मूलांक को दे दिया, आधा पार्ट भाग्यांक। इसका मतलब ये नहीं कि मूलांक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, पर वो सिर्फ 20% रह जाता है। तो एज का जो सेकंड फेज़ है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है एक्चुअली, क्योंकि यंग एज में तो हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे, तो बहुत बार आपका भाग्यांक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो बहुत से लोग बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं, लाइफ का पहला बोलते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे वैसे थे, और अचानक बाद में उनकी लाइफ नॉर्मल, बोलते नॉर्मल से भी बिलो नॉर्मल हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही एवरेज जगह पैदा होंगे, बहुत परिस्थितियाँ विपरीत, और अचानक लाइफ में यू टर्न आ जाता है। तो ये कनेक्शन होता है मूलांक और भाग्यांक का। अब इसमें एक ही खाली ये चीज़ है कि कुछ लोगों का मूलांक भी सेम होता है, भाग्यांक भी सेम होता है, तो उनकी लाइफ जनरली सेम वे में चलती है। पर उसमें भी आफ्टर द एज ऑफ 40 चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारी हर डेट, बोलते जैसे हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों को पता है 15 अगस्त 1947, तो वो जो 15 नंबर है दैट इज 6, वो 9 साल की एक साइकिल पे चलता है। फिर 8 नंबर की नेक्स्ट 9 साल की साइकिल होती है, तो उससे भी कनेक्शन होता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है, आपके हर जीवन के फेस को आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। सो इसलिए लाइफ बदलती है। हम अभी भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत को एज अ केस स्टडी अगर हम ले करके चलें, किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं? जो आपने भारत की डेट बोली कि ये अभी डिक्लाइन का पीरियड आया, फिर भारत असेंड कर गया, और आगे क्या होने वाला है? ये आपने बहुत लाजवाब ये किया। जैसे देखिए, भारत का मूलांक 6 है, तो भारत सुंदरता से भरा देश है। हमारे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, हमारे यहाँ वुमन को रेस्पेक्ट ज़्यादा है, हमारे यहाँ सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया है। दैट इज़ ऑल अबाउट 6। सोने की चिड़िया हुआ करती थी, दैट इज़ अगेन नंबर 6, लग्जरी। और अगर हमको आगे बढ़ना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो दैट इज़ नंबर 8। तो नंबर 8 होता है कार्मिक, बोलते हो अगेन मेहनत जितना करोगे उतना। तो भारत एक पर्टिकुलर टाइम तक स्टैग्नेंट हो गया था, पर अगेन हमने अभी पिकअप पकड़ लिया, क्योंकि हमारा वो जो 33 ईयर्स का गोल्डन टाइम, स्वतंत्रता हो गई, सब हो गई, वो निकल गया। फिर स्ट्रगल आया, अभी हम स्टेबल की ओर जा रहे हैं। सो दैट इज़ इंडिया का एक कनेक्शन। इंडिया का और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 हम पकड़ते हैं, तो पहले 9 साल तो हमको ये समझने में ही लग गया कि हम ये हुए, वो खुशी में ही जी रहे थे, दैट इज़ नंबर 6। फिर उसके बाद 8 नंबर आया, फिर उस समय चाइना से वार, पाकिस्तान, ये चीज़ें हुई, तो दैट इज़ नंबर 8। फिर वापस 1947 का टोटल 3। फिर हमने जैसे अलग अलग संस्थानें बनना चालू हुई, इसरो हो गया, ये सारी चीज़ें बनी, तो दैट इज़ नॉलेज। तो ऐसी साइकिल काम करती है। तो भारत इटसेल्फ इज़ अ एग्जाम्पल। और अभी भी देखना आप कि भारत में हम लोग जो है बहुत, आपको देखो मैं इससे भी कनेक्ट करता हूँ, हम भारत को एक व्यक्ति बोल के अगर देखते हैं तो 6 नंबर सुंदरता का है और 8 नंबर मेहनत का है। आप देखना, हम जितने भी इंडियन लोग हैं ना, हमारे बाल काले ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ अगेन सैटर्न से कनेक्टेड है। पर आपने कभी ऐसे देखा कि कोई एक आधा भिखारी भीख मांग रहा है और वो गोरा है और उसके बाल काले ऐसे सफ़ेद वगैरह? तो जनरली फॉरेनर लोगों के यहाँ शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे यहाँ जो है वो शनि का ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए हम लोग मरते दम तक 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, मेहनत ही करते हैं। दैट इज़ द पैटर्न ऑफ द पीपल इन कंट्री ऑल्सो।
तो दैट इज़ द इम्पैक्ट वो तो सैटर्न का ही है। और आप और एक चीज़ देखना कि हमारे यहाँ अभी भी इतनी पॉपुलेशन होके भी न्याय व्यवस्था को अभी भी बहुत महत्व है। हाँ, ये तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ नंबर 8 सैटर्न सैटर्न। तो सुप्रीम कोर्ट आज कुछ बोल दे तो फिर वो ये हो जाता है, संविधान को उतना महत्व है, दैट इज अगेन सैटर्न। सो आज उस पर इलेक्शन बदल जाते हैं पूरे। सो ये पावर है नंबर 8 का जो भारत में, और इन्फिनिटी का नंबर है। तो शायद जो हम सपना देख रहे हैं 2050 का भारत, वो भारत एक ही कंट्री ऐसे रहेगी जो उस लेवल तक पहुंच सकती है, क्योंकि वी बिलीव ऑन हार्ड वर्क, लक से ज़्यादा। सो दैट इज़ नंबर 8 and 6 का कॉम्बिनेशन। सो 2026 जो साल आ रहा है सर, इसका टोटल अगर देखें तो 1 आ रहा है। सूर्य का साल है, अबंडेंस का साल माना जा रहा है। अगर भारत की बात करें, इंटरनली किस तरह से रहेगा भारत की सिचुएशंस को देखते हुए? आप अगर 2017 को काउंट करते तो दैट वाज आल्सो 10 एंड 2026 आल्सो 10। तो जब भी एक नंबर का साल आता है, सूर्य का साल, नए आयाम बनते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत डेप्थ में देखना होता है। जो 2026 में 26 भी है, तो 26 नंबर नेचुरल कैलामिटी भी लाता है। दैट इज़ अगेन भूकंप हो गया, या फिर अर्थक्वेक, या फिर अपने जो सुनामी जैसी चीज़ें, वो भी आने का एक साल होता है वो। और एक तीसरा चीज़ होता है इसमें हीट। जैसे 2025 में मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा आग वगैरह से ये होगा। सो 2026 इज़ द ईयर ऑफ हीट। तो इस साल शायद बरसात कम हो, तो ऐसे इम्पैक्ट होता है। बट ओवरऑल जितने दुख 25 ने दिए, वो 80% तो भी मिटिगेट हो जाएंगे। राइट फ्रॉम रिलेशनशिप विथ यूएस, सारी चीज़ें ये साल ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस है। तो मतलब अभी जैसे प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली, नेचुरल कैलामिटीज उत्तराखंड में भी आई, बहुत कुछ आया, तो इसमें कमी आने के आसार हैं 2026 में? कंपैरेटिवली कम रहेंगे बहुत ज़्यादा। और जो लोगों ने जो झेला है, जैसे नौकरियां गई, शेयर मार्केट में बहुत वोलेटाइल, उतना नहीं रहेगा इन 2026। फ्लक्चुएशंस कम रहेंगे शेयर मार्केट में कंपैरेटिवली। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें, या बायलैटरल रिलेशंस की बात करें, या मैं कहूँ कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, उस फ्रंट पे कैसा रहेगा? दूसरे देशों के साथ में भारत के संबंध कैसे रहेंगे, अगर मैं 2026 की ही बात करूं? यस, एक्चुअल में ऐसे था कि जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान के केस में, जैसे इंडिया पाकिस्तान अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर में जितना हम देखते हैं तो इंडिया वाज ओवर ऑन पाकिस्तान, बोल तो इंडिया ज़्यादा ही था। लेकिन हमको इस साल पाकिस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसका पर्सनल ईयर नंबर 5 पे जा रहा है, जो पिछले साल राहु का था। तो वी शुड, बोलते दुश्मन को कमज़ोर ना समझो, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और चाइना के बारे में बात करें तो वो कभी हमारा फ्रेंड था ही नहीं, लेकिन चाइना के लिए और अच्छा समय आ रहा है। शायद हो सकता है कि अभी वर्ल्ड को पूरा डोमिनेट चाइना करे, यूएस से भी आगे निकल जाए। दैट इज़ वन मोर थिंग कमिंग टू द वर्ल्ड। और इंडिया की बात करें तो यूएस को इंडिया के सिवाय ऑप्शन नहीं है। सो जो भी अभी ट्रम्प साहब ने जितनी चीज़ें की है, जो भी है, पर वो बैकफुट पे आके स्लोली जो उनका टैरिफ पॉलिसी वगैरह वापस जगह पे आने के बहुत अच्छे आसार है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर इकोनॉमी ऑफ इंडिया आल्सो प्रॉपरली। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया के रिलेशन अच्छे रहेंगे, बट इंडिया अपने पड़ोसी से गाफिल ना रहे। इसमें और एक चीज़ अगर आप ये देखते हो, 2017 में है ना, रोहिंग्या का जो प्रॉब्लम हुआ था वो बहुत बड़ा हुआ था। सिमिलर टाइप ऑफ जन आक्रोश वैसे टाइप का वर्ल्ड के या तो इंडिया या किसी कंट्री में हो सकता है। ये सेम जैसे भी नेपाल में हुआ, वैसे उससे भी मेजर वाला क्राइसिस इंडिया के किसी पार्ट में या ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे आ सकता है। बट अगेन इट डज नॉट हार्मफुल टू द इकोनॉमी। ऐसे टॉकिंग अबाउट द डेस्टिनी नंबर्स, हमें डेस्टिनी नंबर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। हम पैदा होते हैं, हम उसी पर्टिकुलर डेट पे, उसी पर्टिकुलर मुहूर्त पे पैदा होते हैं, और वो फिक्स होता है। कौन फिक्स करता है ये नंबर? क्या हमारी सोल पहले से ही चूज कर लेती है? देखो, एक तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि बच्चा डिसाइड करता है कि उसके माँ बाप कौन हो। सिमिलरली क्या कि आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से तारीख को पैदा होना है। वर्ल्ड की जितनी भी 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 55 से 60% लोगों का या तो मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 है, दोनों भी कार्मिक नंबर है। और वो किससे मिलता है? कर्म से मिलता है। तो आप इस जन्म में मजा कर रहे हो, पर आपने उसको कार्मिक कितना डेप्ट जमा किया, डेट यानी कर्जा, तो आपको फेडना तो पड़ेगा। तो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी रहेगी। फिर आप जीव जंतु रहो, कोई भी रहो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर वो इम्पैक्ट करता है आपके कर्मों से, वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है।
और एक चीज़ ऐसे होती है कि हर व्यक्ति को उस डेट ऑफ बर्थ की तकलीफ की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, डिपेंड कि आपने कितना खराब किया है। बोलते एखादा व्यक्ति 8 तारीख को पैदा हुआ पंतप्रधान बन जाता है और एखादा व्यक्ति 8 वाला मजदूर रह जाता है। तो आपके कर्मों की जो कैलकुलेशन है वो उसमें आती है और उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है ऐसे। सर हम बात कर रहे हैं मूलांक की और भाग्यांक की, हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन भी कर रहे थे इस पर कि क्या होगा अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में चले जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, तब क्या कुछ हो जाता है उस इंसान की लाइफ में? मेरे पास है ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आप लूशो ग्रिड वगैरह, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी की कुंडली यानी लूशो ग्रिड, राइट। लूशो ग्रिड में बहुत सारे योग है, गोल्डन योग बोलते हैं 4, 5, 6, सिल्वर योग बोलते हैं 2, 5, 8, पर उसके बाद भी वो आदमी क्या कर रहा है तो ट्रक ड्राइवर है, राइट। तो जब हम इसमें डीप डेप्थ में जाके देखते हैं तो उसकी कुंडली में 2 चीज़ें बोलते नंबर्स में, डेट ऑफ बर्थ में 2 चीज़ें बहुत प्रॉपरली दिखाई दी है 10 में से 9 केसेस में। वो क्या है, एक तो उसका मूलांक और भाग्यांक एनिमी नंबर पे है और दूसरा एक दिखाई दिया कि कोई एक नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये दोनों केसेस में आदमी के फेल्यूर के रीज़न बनते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 8 ये एनिमी कॉम्बिनेशन है। किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 8 है या भाग्यांक 1 है या मूलांक 8। लाइफ में एक सेक्टर ऐसा लाइफ का रहेगा जहाँ पे स्ट्रगल आएगा यानी आएगा। डेफिनेटली 1 और 8 है तो सेकंड फेज में ज़्यादा आएगा और 8 और 1 है तो फर्स्ट फेज में ज़्यादा आएगा। सिमिलरली 2 के केस में ये ज़्यादा केसेस है, 2 एंड 4, राइट, 2 एंड 6, 2 एंड 8, 2 एंड 9 के तो मेरे पास इतने एग्जाम्पल है जिसमें लोगों को हेल्थ इश्यूज आए हैं 2 एंड 9 के 2 एंड 9 के केसेस में, क्योंकि एक बोलता है लाइक 2 और 9 एग्जैक्ट 2 विपरीत दिशा, एक नोएडा जा रहा है दूसरा गाजियाबाद, बोलो इधर आपके जा रहा है, तो उस हिसाब से क्या होता है। सिमिलरली 3 एंड 6, एक है गुरु का देवत और एक है शुक्राचार्य, तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी विचार चल रहे 3 एंड 6। 4 के केस में भी बहुत सारे, 4, 2, 4, 8, 4, 9 में हमने हेल्थ इश्यूज बहुत सारे देखे, लाइफ में अप एंड डाउन देखे। अगेन एक ही ऐसा मूलांक है जिसके मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर जनरली क्या कि 10 कंसल्टेंसी मैं दिन भर में करता हूँ तो उसमें से 9 लोगों के डेट ऑफ बर्थ में नंबर ही गायब होता है। अच्छा, तो वो है नंबर 5। तो 5 को हम बोलते हैं सबका फ्रेंड। मतलब 5 वाले के लाइफ में कंपैरेटिवली स्ट्रगल कम आता है। फिर उसका भाग्यांक कुछ भी हो, एक आध बार 5, 8 हो तो थोड़ा बहुत आ सकता है, 5, 4 में आ सकता है, पर वो भी उतने ज़्यादा प्रमाण से निकल जाता है आदमी। इसलिए हम 5 को बहुत स्ट्रॉन्ग डेट पकड़ते हैं न्यूमरोलॉजी में। उसका लॉजिक भी है, टोटल 9 नंबर है, आधे इधर गए आधे उधर, तो बैलेंसिंग नंबर इज़ 5। तो जब लोशो ग्रिड जब बनाते चाइनीज़ लोगों ने सूर्य यंत्र का कॉपी करके लोशो ग्रिड बनाए तो वो ब्रह्मस्थान माना गया। अभी किसी भी वास्तु का ब्रह्मस्थान अगर डगमगा जाए तो वास्तु खराब होनी है। तो यहाँ पे 5 नंबर जो है वो ब्रह्मस्थान का नंबर, तो 5 को कोई भी भाग्यांक का उतना तकलीफ नहीं होता है जितना कंपैरेटिवली बाकी नंबर को होता है। देन फिर आ गए हम लोग 6 पे। 6 को अगेन 3, 8, 2 ये कॉन्ट्राडिक्टरी जाते हैं ना, लाइफ में स्ट्रगल आएंगे। 7 के केस में अगेन 7 को 2 बहुत अच्छा काम करेगा, 1 अच्छा करेगा, पर 7 के इसमें 9 आ गया, 7, 8, 7, 9, तो वो तकलीफ वाला काम है। 8 के केस में तो बहुत सारे हैं कॉम्बिनेशन, अगेन 8, 1 हो जाएगा, 8, 2 हो जाएगा, 8, 6। 4 और 8 ऐसे नंबर है जिनके बहुत कम कॉम्बिनेशन को हमने सक्सेस देखा है। 4 और 8 केस में, फिर वो मूलांक हो या भाग्यांक। और फिर जैसे भी एक एग्जाम्पल है, देखो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख है तो 8 मूलांक है, उनका भाग्यांक 5 है। तो जैसे ही उनके उम्र के 40 साल कंप्लीट हुए, क्योंकि जिनका वो हम बताएंगे दर्शकों को, जिनका भाग्यांक 8 होता है 40 के बाद लाइफ बदलती ही है, पक्के से पॉजिटिव वे में चेंज होती है, प्रोवाइडेड आपका भाग्यांक। तो जैसे ही 40 क्रॉस हुए, अचानक एमएलए नहीं थे, उनको मिनिस्ट्री मिल गई, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर अभी 3 बार पीएम बन गए। तो ये पावर है आपके भाग्यांक का। तो हम लोग खाली मूलांक पे ही डिस्कस करते हैं, इसका आपके लाइफ की ग्रोथ पूरी भाग्यांक से होती है। एंड सिमिलरली विथ 9 के साथ है, 2 नंबर का तकलीफ है 9 को, 9 के साथ आपको 4 का तकलीफ है, 9 के साथ 7 का ज़्यादा है, 9 के साथ 8 का है। तो ये आपका भाग्यांक डिसाइड करता है ऐसे। सर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका मूलांक और भाग्यांक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ऐसे में जब हमने अभी डिस्कस किया कि उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स या इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इलनेस भी आ रही है, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं? शुरुआत करते हैं फॉर एग्जांपल 1 नंबर से।
सो 1 नंबर की कौन कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आती हैं जब इनके ड्राइवर कंडक्टर अपोजिट होते हैं और उनको क्या कुछ रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए? जैसे 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम प्रॉब्लम करियर में आता है, सेकंड फेज ऑफ लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है जी। या फिर घर में कोई बहुत समय तक बीमार रहेगा। उसका सिंपल रेमेडियल पार्ट होता है उस केस में कि आपने जो है, एक तो अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो काल भैरव की उपासना करिए, और उसका एक सेकंड रेमेडियल पार्ट होता है कि जैसे आप 7 प्रकार के धान्य लेकर पंछियों को आप बुधवार के दिन दे सकते हो। दिस इज द सिंपल रेमेडी एनीबडी कैन डू, किसी भी धर्म को मानने वाला। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी आता है 4 के साथ। 2 एंड 4 के कॉम्बिनेशन में लाइफ में आदमी बाहर ही नहीं निकल पाता है। बोलते फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगा, 2 साल लाइफ में ठीक चलेगी, फिर लाइफ नीचे आ जाएगी। वन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इज ऑलवेज इन अ ट्रबल। इट कैन बी रिलेशनशिप, वेल्थ या करियर। तो इस केस में सबसे सिंपल रेमेडी होती है इन्होंने कि अपना जो केसर होता है, केसर को अपने हाथ में लेकर किसी भी सोने की 1-2 बूंद पानी डालकर रोज अपने मस्तक पे लगाए तो बहुत काम करता है। 3 के केस में अगर 6 का जो 3 एंड 6 हमने बताया, हमने स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी नंबर का बता रहे हैं हम लोग, और ये पति पत्नी भी है तो भी कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है कि आपके घर में तुलसी का पौधा एकदम अच्छे से बढ़ना चाहिए और आपके घर का ब्रह्मस्थान अच्छा होना चाहिए। देन 4 के केस में 4 और 9 को हमने बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी कॉम्बिनेशन बताया। तो उस केस में आपने क्या किया ना, या तो चांदी की चीज़ों में आप खाना खाए या पानी पिए। चांदी बहुत महंगी हो गई है, चांदी का पानी भी बना सकते हो कोई ये चीज़ डालकर। और इनके केस में जनरली हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हेल्थ इशू के लिए इनको एक रेमेडी होती है कि जनरली सैटरडे के दिन या मंगलवार के दिन एक कोई भी कटोरी में थोड़ा कपूर लेके 2 लौंग लेकर, अगर ये जो व्यक्ति बीमार गिर रहा है अगर इस केस में, वो रात में सोते समय अपने बाजू में जलाए तो भी उसका इम्पैक्ट आता है। 5 का कोई ज़रूरत नहीं है रेमेडी, फिर भी 5 वाला कोई भुगत रहा है तो अकॉर्डिंगली वो ये कर सकता है। 6 और 3 भी सेम रहेगा, पर समझो 6 और 8 है, उसमें भी स्ट्रगल आता है बिजनेस और मॉनिटरी चीज़ों में। तो उसका एक सिंपल पार्ट होता है कि आपको जो है गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा काम करता है। 7 के केस में समझो 7 एंड 9 इज़ अ डेंजर कॉम्बिनेशन बताया जाता है। तो उस केस में जो है 7-9 भी एक डेंजर होता है, और 7 के साथ और एक 8 के साथ भी कॉम्बिनेशन ही होता है। तो इनका एक अगर 7 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है और करियर या फाइनेंस या इनमें और एक हमने देखा गया कि पति पत्नी के रिलेशन ख़राब होते हैं 7 और 8 में। तो उस केस में इनका सिंपल रेमेडी होता है, हमने ये तो प्रूव भी किया है। बोल तो मेरे पास 101 क्लाइंट का डेटा होगा जिनको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि एक तो इन्होंने सैटरडे के दिन अपने लाइफ में कभी भी अल्कोहल कंजम्पशन और नॉनवेज ना खाए, बाकी दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सैटरडे के दिन शाम में, ये रेमेडी मैंने एट अ टाइम 5000 लोगों को कराई थी 2025 के शुरुआत में, एंड जो इस साल के नेगेटिव इम्पैक्ट आने थे वो नहीं आए। तो हमने क्या किया था कि वो हमने तारीख भी पकड़ी थी 999 अलग अलग इसके डेट को। तो एक जस्ट तांबे का लोटा लो, राइट हैंड की 5 उंगलियां डुबा दो, हनुमान चालीसा आपको आती है तो भी चलता है, नहीं तो फिर आप उसको पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। फिर 7 बार होने के बाद उस पानी को फूंक मारते हुए राम राम 28 टाइम्स बोलना है, वो पानी पी लेना है। तो हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, फाइनेंस फ्रंट पे प्रॉब्लम है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। 8 वाले लोग हैं उनके बहुत सारे भाग्यांक के साथ प्रॉब्लम है, मतलब 8 के साथ, पर इनका सेकंड फेज जैसे मैंने एग्जांपल मोदी जी का दिया, अगर अच्छा मूलांक हो तो लाइफ अचानक यू टर्न लेके वो आदमी कहाँ से कहाँ पे, मतलब मैं सभी दर्शकों को बोलने चला हूँ कि अगर आपके पास कोई 8 वाला भाग्यांक है तो उसको कमज़ोर मत समझो, 40 साल के बाद लाइफ में बाउंस बैक करेगा। तो उस केस में उनकी मेनली 8 और 1 वाली रेमेडी 1 और 8 को भी चलती है। और 9 के केस में मैंने हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं। मेरे पास तो एक ऐसे भी रिसर्च है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत बार होता है, इन्होंने शादी जल्दी करनी नहीं चाहिए। 30 साल के पहले करेंगे तो शादी के योग 2 होते हैं, या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, दोनों में से एक को। तो 9 के केस में अगर भाग्यांक 8 है और ये 9, तो इनका वो ऐसा है कि कष्ट ख़त्म ही नहीं होते हैं लाइफ के। तो इन केस में इन्होंने क्योंकि मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाओ, अगर इनके जॉब इश्यूज़ आते हैं जनरली कंटिन्यूस वर्क अप एंड डाउन या ये रहता है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है इसमें कि
11 पीपल के पत्ते लेकर आप उन पे सिंदूर से राम राम लिखिए और उसका एक अच्छा हार बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। तो 9th के केस में ये वाली जो रेमेडी है हनुमान जी की, ये वाली है। और अगर आप समझो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, तो एक इतनी हमारी लाल किताब भी बहुत पावरफुल है। उसमें क्या रेमेडी बोलते हैं कि जब भी आप बहुत बीमार गिर रहे हो या आपका 9-8 है और हॉस्पिटल के खर्चे आने वाले ऐसा दिख रहा है, या पर्सनल ईयर नंबर 9 आने वाला है, तो उस समय एक सिंपल काम करना होता है। कोई भी सरकारी दवाखाने में चले जाओ, वहाँ पे बैठ कर 1 गिलास पानी पी के आ जाओ, तो आपने नेचर को बोल दिया मैंने हाजिरी लगा ली। अच्छा। बड़े बड़े लोग तो ये भी करते हैं कि जेल की चीज़ें खरीदी करके लाते हैं, तो जेल जाने का योग टल गया। तो ऐसे आप नेचर के साथ ये चीज़ें रेमेडियल करते हो। तो सिमिलरली 9 वाले केस में और एक रेमेडी होती है कि आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हो, क्योंकि योग है आपके शरीर से खून निकलने का, तो आप डोनेट करके आ गए तो आप उस योग से बच गए। तो इस हिसाब से रेमेडी की जाती है। तो दोस्तों, हमने जैसे डिस्कस किया है अभी कि सर ने इतनी सारी रेमेडीज बताई है जिनका मूलांक और भाग्यांक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में होता है। एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस आज हमने डिस्कस किए हैं एंड आई एम श्योर आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट ज़रूर आएगा। वहीं पर वीडियो पॉज करिए, कुछ सेकंड्स पीछे जा करके और देखिए सर ने क्या क्या रेमेडीज़ बताई हैं, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए। सर, अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा डिस्कशन में कि मंदिर जाते हैं, हम दान करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या साइंटिफिक रीज़न होता है और क्या सही तरीका है जो हमको ये करना चाहिए? सबसे पहले दान से श्रेष्ठ पुण्य तो कोई भी नहीं है। फिर वो रक्तदान से लेकर हर चीज़ का दान, अन्नदान सब श्रेष्ठ है। लेकिन हम यहाँ पे एक गलती करते हैं बहुत बड़ी। जनरली होता कैसे है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, फिर वो अंबानी साहब भी जाए, हम भी जाए, मोदी जी भी जाए, भगवान के पास भिखारी की तरह कुछ ना कुछ मांगना ही होता है, राइट? तो जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हम मंदिर से लौटते हैं तो हम किसी भिखारी को पैसे देते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कि आप जब भी मंदिर जाओ, सबसे पहले तो पैसे देना बंद करिए। अच्छा। पैसे क्यों नहीं देना चाहिए? आप जब किसी को पैसे देते हो तो आप उसका कर्म खरीद रहे हो। और भिखारी है तो उसका कर्म अच्छा है या खराब है? खराब ही है। तो आप उसको पैसे देके उसका वो क्या करेगा नहीं मालूम, गांजा पिएगा, दारू पिएगा और किसको क्या करेगा नहीं मालूम। तो जब भी आपकी इच्छा हो दान करने की, आप अन्नदान करिए, उसको कुछ खाने की चीज़ दे दो। ये पहला मुद्दा। और कभी भी मंदिर जाते समय दान करिए, आते समय नहीं। अच्छा। इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जब हम भगवान को कुछ मांगते हैं, उस समय की आपकी और उस जगह की एनर्जी मैच हो गई, भगवान ने तथास्तु बोला, तो आपका काम होने वाला है। तो आपने मिला हुआ आशीर्वाद बांट दिया। सो द लॉजिक इज, जब आप जा रहे हो तो कर्म करके जाओ कि मैं बिना पर्पस के इसको भीख देके जा रहा हूँ, अब मैं तेरे पास आया हूँ, प्रभु के पास। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ इंडिया में तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं लोग। आप में से जितने दर्शक भी तिरुपति के दर्शन किए हो, तिरुपति बालाजी का एक स्पेशलिटी है कि उनकी मूर्ति वापस आंखों के सामने आती ही नहीं, आप कितनी भी देर खड़े हो जाओ। तो आप जब भी कोई दर्शन करो भगवान को, तो उसकी दर्शन करने की मेथड होती है कि उनके चरणों से उनके मुकुट तक जाओ और इनहेल करते हुए दर्शन करिए, तो भगवान का सही मायने में आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, वो चेहरा देखने में ही टाइम निकल जाता है। तो आपको भगवान के सर्वांग का दर्शन करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो ये आप, क्योंकि आप इतनी मेहनत से वैष्णो देवी चले गए, इतनी मेहनत से कहाँ चले गए, या समझो कोई मुस्लिम है कहीं मक्का मदीना चला गया, तो वहाँ पे जिस मज़ार पे आप ये करने वाले उसको पहले इनहेल करो। या आप गुरुद्वारा चले गए तो वो वहाँ को फील करो, तो वहाँ के आपको ज़्यादा वाइब्रेशन अट्रैक्ट होंगे। लास्ट में भगवान यानी क्या, एनर्जी है। आपके घर में भी भगवान की मूर्ति है, उस मंदिर में भी, वो मंदिर की मूर्ति आपको क्यों फल दे रही है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ की एनर्जी, वहाँ के वाइब्रेशंस आपसे जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पे कुछ ना कुछ मांगने आ रहा है और वो चीज़ आपको कनेक्ट हो गई तो आपकी मन्नत पूरी हो गई। तो गणपति बहुत है, पर लाल बाग में ज़्यादा मन्नत क्यों पूरी हो रही? तो वहाँ की वो एनर्जी वो बन गई है। तो खाली 2 चीज़ें याद रखना है, भगवान के दर्शन चरणों से लेकर मुकुट तक, और कभी भी पैसे नहीं देना है। अन्नदान करिए, वो भी जाते समय ना कि आते समय। तो ये रेमेडी वो 9 नंबर की। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप 250 ग्राम मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी गरीबों को बांट दें। भाई जाते वक्त बांट, आते वक्त नहीं बांटना है।
देन अंदर जाइए, बोल तो सब छोड़कर अंदर जाइए, तो आपको ज़्यादा उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो पैसे दान करने ही नहीं चाहिए, मंदिर के इसमें डालिए, बट भिखारियों को तो भी पैसा नहीं देना चाहिए। भिखारियों को नहीं देना है, नहीं देना। डोनेशन दे सकते हैं मंदिर डोनेशन, में। क्योंकि ये आप खुद के कर्म बिगाड़ रहे हो। और मैं आपको तो सारे दर्शक, एक कोई व्यक्ति आपके गांव का ले लो आप, जो बहुत भिखारियों को पैसे दे रहा था, उसकी 5 साल पहले की सिचुएशन और आज की आप जाके देख लो, उसमें डिटोरिएशन आया हुआ होगा। अच्छा। तो आप वो कर्म खरीद रहे हो। अनाज दीजिए बट पैसा नहीं। ऐसे, और उल्टा सोशल एस्पेक्ट से भी हम बात करें तो उनको पैसा देना गलती है। तो हम बहुत सारे केसेस देखते हैं इसमें, तो इट्स ऑलवेज बेटर गिव देम फूड। तो सर अगर जैसे कोई मान लीजिए किसी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, हम लोग हेल्प कर देते हैं, पैसे से हेल्प कर देते हैं, तो वो हेल्प करना सही नहीं है क्या? मैं इसमें भी यही बोलता हूँ कि जैसे मैं खुद एनजीओ वगैरह चलाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अगर किसी को पैसा दे दूँ तो उसकी आज की नीड खत्म हो सकती है, उसके कर्म, पर मैं उसको काम दे दूँ या उस लायक बना दूँ तो शायद वो जिंदगी भर सुधर जाए। तो आप जब भी किसी को पैसा देते हो तो उधार देना अलग बात, दान करना अलग बात। तो ये जो चीज़ें हैं, अब वहाँ पे भिखारी नहीं, वहाँ पे वो जरूरतमंद है, आपका रिश्तेदार है, फ्रेंड है। हाँ। तो पर जनरली जब हम किसी को भिखारी बोल रहे हैं तो कर्मों से वो दीन हुआ है, वो अगेन मूलांग भाग्यांग की चीज आ गई, एंड अकॉर्डिंगली वो भोग रहा है, तो उसके कर्म आपको नहीं लेना है। अच्छा। ऐसे डे टू डे लाइफ में तो हम व्यवहार में बैठे तो उधार देना ही पड़ेगा लोगों को। ऐसे मतलब हेल्प कर सकते हैं किसी Yes, की, yes, लेकिन पक्के से। अगर कोई बहुत ही ज्यादा दीन सिचुएशन में एज अ बेगर या हाँ, भिखारी के तो वहाँ इसमें पे तो हमें पैसा अवॉइड ना करना दें। चाहिए। Yes, चीजों से हेल्प कर सकते हैं। चीजों से करी है मदद, एक अंधा व्यक्ति है उसको रोड क्रॉस करी, वो कर्म है। पर पैसा देने से आप उसके कर्म बिकत ले रहे हो, जो आपके कर्म जमा करके आपको आगे उसका फल निगेटिव ही आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। लेकिन मंदिर में सत्कर्मों के लिए दान कर सकते हैं Yes, आप। yes. Okay. ऑडियंस इस बात को जरूर ध्यान रखिए, जो कुछ भी अभी सर ने बताया है इन रेमेडीज को जरूर फॉलो करिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको पहले से पता था कि मंदिर में आते वक्त नहीं बल्कि मंदिर में जाते वक्त आपको दान करना चाहिए। सर अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा डिस्कशन में कि मैरिज कैसे चलती है, मूल्यांक और भाग्यांक एक तरफ, मैरिज की डेट ऑफ बर्थ एक तरफ। Yes. सो कई बार दोनों पार्टनर्स के मूल्यांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन अगर सही भी है, उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में क्या मैरिज की डेट चेंज करके उनकी कंपैटिबिलिटी और उनकी मैरिटल लाइफ और उनकी दोनों की आगे की लाइफ प्रॉस्पर की जा सकती है? मैंने कम से कम 20 शादियां वापस कराई है रिसेंट पीरियड में, और भगवान की दया से 2 साल में तक तो अभी तो सिचुएशन अच्छी है उनकी। ये 2 ही सालों में किया मैंने। हम लोग क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली सारे शास्त्रों को फॉलो करते करते डेट ऑफ मैरिज जो है, अभी समझो हमने बोला कि एक का बहुत अच्छा फ्रेंड नंबर 3 है, उनकी शादी हो गई, पर बाद में देखा कि उनमें झगड़े हो रहे बहुत ज़्यादा, तलाक तक आ गए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास वो रिसर्च का बहुत ज़्यादा, मैंने साइंस पढ़ा है शुरुआत में लाइफ में, तो बिना प्रूफ के बात करता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, 700 डिवोर्स वाले केसेस निकाले कोर्ट में से, 700, और उनकी फॉर्चुनेटली उसमें से कुछ 125 केसेस की मुझे डेट ऑफ मैरिज भी मिली। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, डेट ऑफ मैरिज का मूलांक और भाग्यांक के कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस है, वो आए तो पक्का वो मैरिज नहीं टिकेगा, यानी नहीं टिकेगा। इंडिया की एक मोस्ट फेमस शादी अभी रिसेंटली जो स्पोर्ट्स पर्सन की हुई पर कैंसिल हो गई, उस शादी के पहले मैंने बताया था कि इसका कॉम्बिनेशन 5 और 7 का आ रहा है, भले ही इनका लव मैरिज है, कुछ न कुछ शादी में दिक्कत आएगी। वो परमात्मा की इच्छा थी, कुछ कर्म थे, वो शादी टल गई। अगर वो होती तो भी दिक्कत आता, जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई वो। तो कभी भी आप जिस भी तारीख को शादी करते हो, उस शादी के तारीख का मूलांक और भाग्यांक भी एंटी नहीं होना चाहिए। अगर होता है वो तो इंडिविजुअल वो तारीख समझो, समझो मेरी शादी हुई है समझो 19 अप्रैल 2007 में, तो 19 अप्रैल यानी 9 और 1 10 1 हो गया, और अप्रैल यानी 4 और 7 और 4 11, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, तो मेरा हो गया 1 and 5। तो 1 and 5 फ्रेंडली नंबर है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन सिमिलरली कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो मूलांक भाग्यांक, अगर शादी के तारीख आपने मुहूर्त बहुत अच्छा निकाल लिया, एक शुभ सिंह लग्न में शादी कर ली, राहु काल नहीं था, फिर भी शादियां टूटती है। तो इसमें एक डीप रिसर्च हमारे पास ऐसे हुआ है कि उनकी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, मेनली 5 and 7 ऐसे कुछ है जहाँ पे शादियाँ
टिकती नहीं है या बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रगल होता है। सो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है सर जिनको अवॉइड करना चाहिए लोगों को अगर मैरिज के डेट ऑफ बर्थ मूलांक और भाग्यांक की बात करें तो? यस, मेनली कैसे होता है कि 2 नंबर बहुत फिकल है, 5 एंड 7। तो कोई भी कॉम्बिनेशन 5 एंड 7 और 7 एंड 5 का मैरिज डेट में नहीं होना चाहिए। 5 7 और 7 7 5 बोल तो मूलांक 5 भाग्यांक 7 बोल तो मैं ये लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के तारीख की। अब इस पे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो वो क्योंकि दर्शकों को हमारे सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है, उनका एज अभी 62 है, हाँ, और उनका शादी बहुत स्ट्रगल में रहा। और उनको पर बोलते कि अभी जनरली हम भारतीय संस्कृति में ऐसे देखते हैं कि लेडीज़ बोलती है अभी अब जैसा है मुझे तो इसको संभालना है। तो बोले मैं इसको सुधार सकती हूँ क्या, और नंबर भी एंटी है दोनों के। तो वो प्रायोगिक तत्व पे हमने उनका शादी कराया, आज के 18-20 महीने हो गए उसको। उसके बाद उनका रैपो अच्छा हो गया। तो हमने क्या बोला कि आप कोई धूमधड़ाके से शादी मत करो, मंदिर में जाकर भारत में जो भी पद्धत है उससे उस दिन शादी कर लो, फेरे फिर से ले लो, और आज के बाद उस तारीख से आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए। अच्छा। तो डेफिनेटली अभी दूसरी एनिवर्सरी उनकी आने वाली है, वो प्रॉब्लम उतने कम हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें पैसा तो लगना है नहीं और आपका प्यार बढ़ना ही है। दूसरी बार शादी का योग सेम, वो बात अलग है, पार्टनर सेम ही मिल रहा है, तो उसमें क्या कि आपके लाइफ में जो है चेंजेस आते हैं। तो क्या ऐसे मुहूर्त कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? यस, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि मैं 3 चीज़ों को बहुत मानता हूँ। आजकल हम लोग कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाने वाली शादियाँ भी टूट रही है, मूलांक भाग्यांक अच्छे फिर भी शादियाँ टूट रही है। तो इसमें आप 3 चीज़ें देखनी चाहिए। मैं तो, मेरे पास बहुत बार ऐसे पब्लिक लाइव प्रोग्राम होता है, मैं बोलता हूँ लड़का लड़की की सिग्नेचर बता दो लाके, मैं बोल दूंगा इनका टीके गाया जाएगा। इतना पावर सिग्नेचर में भी होता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी शादी की तारीख। मुहूर्त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो तारीख है। और आजकल मुहूर्त पे शादियाँ होती कहाँ पे, हम टाइम देते हैं उस टाइम का, पर उस टाइम पे होती नहीं है। और एक इसमें एक आगे नई मालूमात आज लोगों को मैं दे रहा हूँ। आजकल शादियों में क्या होता है, बैंड बाजा बहुत जम के कर्कश चीज़ों में होती है। हाँ, अब इसमें हमारे ऋषि मुनियों का एक साइंस है जिसको हम बोलते हैं स्वर। तो जब भी आप ट्रक वाले ढाबे वाले चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे जोर से म्यूजिक लाउड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो शादियों में आजकल जितना धूम धड़ाका चल रहा है, जब आपके सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, जब अगर शादियाँ होती है तो उसमें जनरली टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो आपके दोनों का चित्त और मन शांत हो, और चंद्र नाड़ी में अगर शादी, अभी चंद्र नाड़ी है ना, लेफ्ट नोस्ट्रल से हवा निकल रही है, तब अगर सिंदूर भरे ये करें तो ये भी शादियों का टिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको तो कोई पैसा नहीं लगना है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत काम करता है। तो हम लोग जितना चीज़ें मॉडर्न इसमें जा रहे हैं और उतने ज़्यादा डिवोर्स देख रहे हैं। हम पुणे जैसे शहर में डेटाबेस है कि हर महीना कुछ 700-800 डिवोर्स के केसेस फाइल होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो प्रमाण बढ़ रहा है, इसको हम जरूर रुका सकते हैं। शादी की तारीख और शादी, क्योंकि आप करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो, एक बहुत बड़ा जीवन का पल है, पर उसमें अगर इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करो तो वो शादी भी होगी, अगेन इससे कनेक्टेड बच्चों का जन्म भी है, तो वो भी चीज़ें देखनी चाहिए। तो चंद्र नाड़ी अगर हम ध्यान रखें, उस समय अगर हम शादी करें, उसको ध्यान में रखते हुए शादी करें, तो शादी के चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइव करने के और प्रॉस्पर हमारे जो रिचुअल्स है ना, जैसे हिंदू धर्म में जब फेरे होते हैं तो यहाँ पे मेहंदी ऐसे दोनों के हाथ में दी जाती है जी। तो मेहंदी से आपकी बॉडी शीतल होती है। तो बॉडी जब ठंडी होगी तब आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है। तो चंद्र नाड़ी के कारण वो जब आप सिंदूर भरोगे मंगलसूत्र पे, और कुछ भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ फोटो कितना भी खराब आने तो जबरदस्ती चंद्र नाड़ी एक्टिव करो, वो तो सूर्य नाड़ी दबा के आप ये करिए, वो शादी टिकती है। अच्छा। कितना भी कुछ भी हो। मेनली जो लव मैरिज करने वाले उनको आगे दुनिया कोसने वाली है, तुम्हारा नहीं टिका, तो इन्होंने तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा दोस्तों, आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो जैसे सर ने बोला, चंद्र नाड़ी को ध्यान में रखते हुए उसी वक्त आप शादी करिए, सिंदूर दान करिए, जो कुछ भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करिए। आई एम श्योर आपकी शादी प्रॉस्पर होगी, जैसे सर ने कहा। सर, हम बात कर रहे थे डेस्टिनी नंबर्स की। सो डेस्टिनी नंबर्स तो हमको मिल जाते हैं और डेस्टिनी से ही, जिस पर हम पैदा होते हैं, वही कार्मिक डेट नंबर्स भी आ जाते हैं, 13, 14, 16, 19। ये जो कार्मिक डेट है, ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, और वो किस तरह से हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको शेप करते हैं या हमारी डेस्टिनी पर इफेक्ट डालते हैं। मेरे पास एक रिसर्च डेटा है, एक बहुत अच्छा नंबर है जो 16 नंबर है। जी।
16 नंबर के बारे में ऐसा बताया गया है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में किसी को बहुत गहरा प्यार किया है और उसमें धोखा दिया है, अच्छा। मिसट्रस्ट किया है। ओह। तो ये लोग जब भी इस जन्म में जन्म लेते हैं, इन्होंने वापस से अगर वही काम किया तो इनको पक्के से उसका भोगना पड़ेगा। ओके। और मैं बहुत जितने भी मेरे क्लाइंट 16 तारीख के, मैं उनको बोलता हूँ कि आप कृपया करके जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। अगर इस जन्म में भी वही करोगे तो वो बैलेंस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके साथ जाएगा। और मेरे पास तो मैंने ये भी देखा है कि 16 तारीख वाले लोगों के केस में तो संतान होने में भी दिक्कत आती है। अच्छा। और सेकंडली इनकी मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब होती है, या एक से ज़्यादा शादियों के भी योग होते हैं, या किसी को गहरा चाहेंगे वो नहीं मिलेंगे, दूसरा आएगा। तो इन्होंने जो फेक प्रॉमिस किया, जो धोखा दिया, वो कैरी फॉरवर्ड होता है 16 नंबर को। सिमिलरली 19 तारीख के बारे में ये किया जाता है कि वो पिछले जन्म में ओवर डोमिनेंस थे, और वो अगर वापस इस जन्म में भी वही काम कर रहे हैं तो देन दे हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम। दैट इज 1 और 9, मंगल और सूर्य का ये होता है। सिमिलरली 14 का ऐसे होता है कि इनको इनके पेरेंट ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया होता है, और उसका अगर आप फ़ायदा लेते हो, इस जन्म में भी वही काम कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो आपके आगे जब मैरिज होती है तो उसके बाद इनको प्रॉब्लम देखे गए 14 में। अच्छा। और 13 के केस में 1 और 3 अच्छा भी रह के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लाइफ में 13 नंबर वालों को आते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगेन उनका होता है पर्सनल धोखा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, इन फाइनेंसेस एंड ऑल दैट, चीटिंग केस में। तो ये अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इनको भोगना पड़ता है। कार्मिक डेब्ट का मतलब क्या है कि आप जो बैलेंसेस लेके आए हैं वो आपको या तो नील करना है, कर्जा है, नहीं तो उसको बढ़ाना है। तो मोस्ट हम कलयुग में रहने के कारण बहुत से लोग उसको बढ़ाते ही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कंटिन्यू उनके लाइफ में स्ट्रगल चलते रहता है। मैं तो और एक मेरा रिसर्च का पार्ट था, मेरे एक 3 क्लाइंट है 16 नंबर वाले, तीनों को भी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है और अबॉर्ट हो जाता है, प्रेग्नेंट रहती है अबॉर्ट रहता है, तो बच्चे होने में भी उसमें दिक्कत आती है इन लोगों को, गायनेक इशू भी आता है। तो आप वो एक बहुत जेन्यून एक आपको किस्सा बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट आए थे मुंबई के, काफ़ी अच्छा ही है। तो उनका ऐसे था कि मैं ना 20-25 लाख कमा रहे, सब कर रहे, लेकिन साल भर में एक आधा इवेंट आता है, पूरा रुपया निकल जाता है और सब अच्छा चलता है, वापस सारी चीज़ें चली जाती है। उनकी तारीख 16 थी। मैंने तो तारीख और सिग्नेचर देखे, मैंने उनको पूछा कि आपका शादी के पहले किसी से अफेयर था क्या? बोले हाँ। बोला आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? नहीं, बोले परिवार के प्रेशर में ये नहीं किया। तो बोला ठीक है, तो अभी वो लड़की क्या कर रही है? मैंने पूछा, तो बोले उसने आज तक शादी नहीं की। मतलब पहले जाके एक तो उसको माफ़ी मांगो। जो भी लोग 16 तारीख वाले अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ समझो उस व्यक्ति से आप कनेक्ट भी नहीं हो तो मन में रोज़ ग्रैटिट्यूड दो कि मुझे माफ़ करना जो मैंने किया। तो हो सकता है आपके लाइफ में वापस चेंजेस आए। उस व्यक्ति ने उस दिन के बाद, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उनका सब, वो तो हम नहीं बता सकते, उसके बाद उस व्यक्ति के पास गया, वो बहुत ख़राब लाइफ जी रही थी, उसने इनकी इसमें बाद में दूसरी शादी भी नहीं की। अच्छा। और उसके बाद उनसे मिला, फाइनेंशियल हेल्प तो की, और बोला मुझे वापस मैं कुछ मांगने नहीं आया, पर मेरे से बहुत गलती हुई, बहुत रोया। वो क्या बोलते, एक जस्ट उसको ये था उसका रिलेशन, उसके बाद उसकी मदद भी की, और वो दिन है, और आज लगभग 4-5 साल हो गए, अभी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। तो हम लोग जो ये चीज़ बोलते हैं ना, मेनली जब स्त्री से आपको बद्दुआ मिलती है, हम लोग ये चीज़ बोलते हैं, और वो अगर प्योरिटी में रही आपके लिए, तो वो आपको कभी चीज़ें आपके पर्सनल सांसारिक जीवन में कभी ग्रोथ नहीं देगी। तो वो चीज़ें कार्मिक डेट नंबर 16 का इतना लंबा स्टडी है। और सेम विद द फीमेल। तो अगर फीमेल के केस में अगर ये सेम चीज़ होती है, तो वो अपने पति का जो प्यार है, जो चाहिए, उसको तरस जाती है। दैट आल्सो हैपन विद द सेम थिंग। और एक चीज़, जैसे ये नंबर्स इतने पावरफुल है मैम, जैसे मैंने एक रिसर्च किया था कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत बार आता है, अगेन वो 16 से ही बनता है। यस। तो इनके या तो हेल्थ इशू बहुत रहेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। दैट अगेन बिकॉज ऑफ नंबर 7, वो 16 से बना हुआ, तो पक्के से तकलीफ होता है, और लोग रोते आकर कि इनका ऐसे मैं क्या करूं। और हम भारतीय संस्कृति में छोड़ तो नहीं सकते। मतलब मैं तो बहुत बार मजाक में बोलता हूँ, अगर हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते तो 80% तलाक हो जाते थे। तो वो चीज़ों के कारण जो है, ये कार्मिक नंबर का सोल्यूशन एक ही होता है, जिस कारण ये कर्म मिला है उसका रिपीटेशन मत करो।
तो कैसे पहचान में आएगा सर कि जैसे 16 का मैंने बोला कि आपको जिस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसी का कर्म मिला है ये। जैसे अगर 16 को पैदा हो, अगर रिलेशनशिप में ईश्वर है बचा है, तो जहाँ पे बाबा उसको क्रॉस चेक करो, या एटलीस्ट इस जन्म में तो भी वो गलतियाँ वापस मत करो, नहीं तो भोगना तो पक्के से पड़ेगा। और वर्ल्ड की ओवरऑल 60% पॉपुलेशन का 3 ही कैटेगरी है, बोल तो 60% लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, या तो उनका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 है, या फिर कार्मिक डेट नंबर है 13, 14। मैंने 14 में तो 2 शादियाँ देखी है, शादी में सेटिस्फैक्शन नहीं। 13 में फाइनेंशियल चीज़ें ये देखी है। 16 में मैंने बताया जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर संतान सुख नहीं। और 19 के केस में बहुत कम लोग ऐसे हैं 19 वाले जो लाइफ में फेल्यूर है। और अगर 19 तारीख को पैदा होकर भी आदमी फेल्यूर है, तो आपको चेक करना है कि आपने कुछ जो निर्बल व्यक्ति था उस पर आपने अन्याय किया है कि आपके लाइफ में उसको दबाया गया। अगर वो आप करते रहोगे तो आपको कभी ये चीज़ से बाहर आने को नहीं मिलेगा। तो इन लोगों के लिए अगर रेमेडियल पार्ट डिस्कस करें 13, 14, 16, 19 को स्पेसिफिकली लेके इनको क्या कुछ रेमेडी करनी चाहिए? जैसे 19 है तो दुर्बल व्यक्ति को मदद करो, 16 है तो सात्विक रहो, अपने रिलेशनशिप और जो गलतियां की उसका कन्फेशन करके उनसे माफ़ी मांगो। 14 वाले के केस में ऐसे होता है कि सबसे पहले तो मम्मी पापा से प्रामाणिक रहो और उसके बाद सत्य बोलो, बेवकूफ़ मत बनाओ। आपको लग रहा है आप बेवकूफ़ बना रहे हो पर भोगने वाले आप ही हो। और 13 वाले का होता है कि अपने जो फ्रॉड या जो चीज़ें उसमें आप कम से कम दूर रहिए, तो आपको ज़रूर थोड़ा लेट होगा बट यू विल गेट द सक्सेस। ऐसा। सो ऑडियंस, अगर आपका नंबर 13, 14, 16 या 19 में से है तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। एंड आई एम श्योर, जैसे सर ने कहा, आपकी लाइफ में बेटरमेंट ज़रूर आएगा और जो अभी स्ट्रगल्स हैं शायद उनमें कमी आ जाएगी। सर, मूलांक और भाग्यांक, क्या इनसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पाथ है वो आगे स्पिरिचुअल होगा रादर देन वर्ल्डली इंक्लिनेशन कम होगा और स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा? मैं बेसिकली भाग्यांक का पर्पज़ ही यह है कि आपका पर्पज़ ऑफ द लाइफ क्या है, आपकी मृत्यु कैसे होगी। जैसे किसी का भाग्यांक 1 है तो वो दुनिया से जाने के बाद लोग उसको उसके दिलदार नेचर के लिए जाने जाएंगे। जिसका भाग्यांक 2 है उसको ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद लोग बोलेंगे यार आदमी दिल का बहुत सच्चा था। जिसका भाग्यांक 3 है वो दुनिया छोड़ के जाने के बाद लोग बोलेंगे यार इसका नॉलेज बहुत बढ़िया था और इसने सब कुछ बड़ा करके गया, छोड़ के गया जाते हुए। जिसका भाग्यांक 4 है लोग जाते थे यही बोलेंगे यार इसने बहुत सहा है। इसका भाग्यांक 5 है वो जब दुनिया छोड़ के जाता है बोलते हैं बहुत नाम शोहरत कमा के गया जाते जाते। मोदी जी नंबर 5 है, इतिहास याद रखता है। जिनका भाग्यांक 6 है उनकी फैमिली उनको बहुत याद करती है वो जाने के बाद। जिनका भाग्यांक 7 है उसके अध्यात्म के लिए लोग उनको याद करते हैं। बहुत से धर्म गुरु है जिनका नंबर 7 जो है और चले गए। इसका भाग्यांक 8 है लोग उसके प्रामाणिकता के लिए उसको याद करते हैं। और जिसका भाग्यांक 9 है लोग उसकी दायित्व दान देने की जो ये बड़े दिल के लिए उसको याद करते हैं। तो आपका जो भाग्यांक होता है वो आपके जीवन का पर्पज़ है और वो आप जितना जल्दी समझ जाओ और उस हिसाब से कर्म करो तो आप इस दुनिया में हम साथ तो कुछ नहीं लेके जा सकते। एक ही चीज़ है कि हमारा नाम देके जा सकते हैं। हमारे पीछे दुनिया क्या बात करेगी वो आपका भाग्यांक यानी इसलिए उसका नाम डेस्टिनी है। तो आप मरने के बाद या आप किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए थे वो आपका भाग्यांक डिसाइड करता है। सर, हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, अक्सर हमारे जो पास्ट लाइफ बैगेज होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं क्योंकि इसीलिए वो चीज़ शायद हमारी डेस्टिनी या प्रारब्ध में आई है। तो क्या जो इंसान अपने भाग्यांक और मूलांक के साइंस को समझ जाए, उसमें तालमेल बैठाना सीख जाए, सही कॉम्बिनेशन बैठाना सीख जाए, तो क्या वो अपनी डेस्टिनी रीराइट कर सकता है, उसका भाग्य बदल सकता है? इसको मैं और अलग वे में आंसर दूंगा कि हम लोग सारे जो 1900 सेंचुरी वाले हैं हमको इन चीज़ों का कम प्रॉब्लम है। पर जो 2000 के बाद वाले हैं इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इनके ग्रिड में बहुत सारी चीज़ें गायब है। अच्छा। हम बॉर्न हुए थे 1 और 9 नंबर के साथ, तो अपने अंदर इनबिल्ट सहनशीलता है, लीडरशिप है। इनके पास तो चंद्रमा लेके आए। तो अभी आप देखते हो कि यंग बच्चे जितने भी है मेंटली एकदम अप एंड डाउन है, उनके डिप्रेशन ये वो चीज़ें अभी बढ़ रही है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे पास क्या ज़्यादा है और क्या कम है और क्या बिल्कुल नहीं है, इन 3 चीज़ों को बैलेंस करना है आपको। क्या ज़्यादा है उसको दान करो, जो नहीं है उसको लाओ, और जो आपका भाग्यांक है उस पर्पस के लिए काम करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं।
एक बहुत ही फेमस गायनैक थे जिनके पास क्या कि जिनके ग्रेड में 2 नंबर बहुत ज़्यादा बार था। तो उनको मैंने बोला था कि आपका ये जो पर्पस है जीवन का, ये आप मातृत्व भाव के लिए पैदा हुए, बोलते आप ममता बिखेरिए, दैट इज़ नंबर 2। फिर उनको हमने बोला कि आपके पास जो नहीं है वो करिए, तो उनके पास 5 नंबर नहीं था, तो हमने बोला कि आप आपकी चीज़ें ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उस पर इम्प्रूव करिए। और उनकी जस्ट रिसेंटली 2 साल नीचे, वो नहीं बहुत फेमस थे काफ़ी ये, तो जब गए तो उनका डेस्टिनी नंबर था 8। तो उनको आज लोग आज भी याद करते हैं, यार ये मैडम के हाथ से अगर मेरे बच्चे का जन्म होता तो बहुत अच्छा, बिकॉज शी वॉज सो इतनी ज़्यादा ट्रस्टवर्थीनेस और डॉक्टरी पेशे में रह के जो प्रामाणिकता थी उसके लिए याद करता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है, आपको खाली उसकी प्रोग्रामिंग करते आनी चाहिए। मेरे लाइफ का पर्पस क्या है और मैं किस लिए आया, और क्या ज़्यादा है क्या कम है, जो कम है उसको आत्मसात करो, जो ज़्यादा है उसको दान करो। तो लाइफ डेस्टिनी क्या, आपका पर्पस ऑफ द लाइफ भी बदल सकता है। सर, अभी हमने बात की ऑफ द कैमरा डिस्कशन में कि क्या होता है जब एक इंसान का भाग्यांक या मूलांक जो है उसका करियर उससे अलाइन नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कैसे एक सिंपल तरीका हो सकता है जिससे वो पता कर सके कि वो सही करियर में है या नहीं? इंडिया में एक सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम समझी जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी सीए की प्रैक्टिस नहीं करते, बिजनेस करते हैं। और एक दूसरा डिफ़िकल्ट हमारे यहाँ करियर होता है डॉक्टरी का, जो एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, लगभग 9 साल लग जाते हैं। और वो 9 साल के मेहनत के बाद भी उनके पास पेशेंट नहीं आते हैं। और एक तीसरी चीज़ होती है, बड़े बड़े कॉलेज से एलएलएम करने के बाद भी उनकी वकालत को कोई सादा नोटरी भी करने नहीं आता है। तो इसका पूरा कनेक्शन होता है आपके भाग्यांक से। हम करियर काउंसलिंग करा रहे हैं, हम सारे टेस्ट करा रहे हैं, पर हम उसका हिडन पावर ही नहीं जान रहे, वो भाग्यांक है। जब भी नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है, बोलते पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो होता है, उसके बाद मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं कि हमने स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि किसी का भाग्यांक 9 है और उसको मैंने बोला कि तू अच्छा ये बन सकता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो उसकी प्रैक्टिस खतरे में चली जाएगी पूरी। अच्छा। बिकॉज 9 इज अ सर्जन, 9 इज अ सर्जरी का नंबर है, 8 वाला ऑर्थो का नंबर है, और उसको मैं अगर बोल रहा हूँ तू बच्चे का डॉक्टर बन, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। सिमिलरली मैं बहुत बार मैंने लॉ कॉलेज में पढ़ाया, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तू फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर, तेरी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। 4 वाले को बोलता हूँ तू क्राइम में कर। तो आपने खाली करियर चुन लिया और पाथ प्रॉपरली नहीं है कि, इसलिए इसको लाइफ पाथ नंबर बोलता है। तो आपका पोटेंशियल रह के भी आप एवरेज लाइफ जियोगे। तो आपके भाग्यांक का सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपका सोर्स ऑफ इनकम से होता है। आपने किस फील्ड में जाना चाहिए, वो अगर आपकी गलत हो गई, इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, कुछ लोग आईएएस बन के भी वो पोस्ट नहीं लेते हैं या उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, दैट इज़ अगेन भाग्यांक का कनेक्शन है उससे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई को बहुत अच्छा काउंसलर बनना है पर भाग्यांक नहीं है वैसा, तो बहुत स्ट्रगल करता है वो। तो आपको, मेरे लाइफ का मैं एग्जांपल, मैं सीए को पढ़ाता था, लगभग 60,000 बच्चों को पढ़ा है। लेकिन जब 33 ईयर्स के बाद भाग्यांक एक्टिव हुआ नंबर 7, तो अपने आप ही ज्योतिष की तरफ आ गए और 13-14 साल साधना की, तो अब दिन रात ज्योतिष ही चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ को, अगर मैं अभी तक भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर फुल प्लेज उधर ही रहता तो शायद वो ग्रोथ नहीं होती जो अभी होनी चाहिए। तो आपको भाग्यांक आपका बताता है कि आपका सफ़र कहाँ तक है, मूलांक नहीं बताता। मूलांक आपका नेचर बताता है, भाग्यांक इम्पॉर्टेंट। अगर एक टू कंक्लूड विद, भारत का भाग्यांक 8 है जी। तो 8 है, यानी भारत को क्या बोलता है, भारत जब तक हार्डवर्क करता रहेगा, संघर्ष, हम टॉप पे रहेंगे। जिस दिन हम फॉरेन की चीज़ें अडॉप्ट करके आलसी बन जाएंगे, हमको वापस गुलाम ही बनना है। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक लाइफ। अभी जनरली ऐसे होता है कि जैसे किसी का एक भाग्यांक है तो उसको लीड करने दो, ही विल बी सक्सेसफुल। 2 किसी का है तो उसको मन से रिलेटेड काम करने दो, ही विल बी सक्सेसफुल, ही और शी। 3 है तो उसको कुछ बड़ा काम करने दो तो सक्सेसफुल होगा, या कमीशन बेसिस चीज़ें, टर्नओवर बड़ा और इनकम कम। 4 वाला है तो उसको लाइजनिंग, टेढ़े मेढ़े काम करने दो जो कोई नहीं कर सकता है, तो उसमें बहुत पैसा मिलेगा। अच्छा। 5 वाला व्यक्ति है जो जबान से पैसा कमाने वाला, उसको वो काम दो, या उसको ट्रैवलिंग वाला काम दो क्योंकि वो बुध है, फास्ट घूम रहा है। 6 वाला है तो वो थोड़ा आलसी है, तो उसको जरा
बड़े सपने दिखाने वाला काम दो, लग्जरी वाला काम दो। 7 वाला है उसका प्रोग्रामिंग वाला काम है, तो उसको जो काम देना है आपको, क्योंकि जो इंट्यूशन बेस है, आध्यात्म बेस है, या सॉफ्टवेयर वाला ऐसे, तो जो दिमाग से ज़्यादा है। 8 वाला है तो उसको आप खाली एक जगह पे बैठा के रख दोगे तो वो बोर हो जाएगा, तो उसको फिरने वाला फिजिकल काम ज़्यादा दो, लेबरियस वर्क ज़्यादा। और 9 वाला जो है तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वाला काम है जिसमें प्रोसेस ड्रिवन काम है, तो 9 वाले को दो। तो अगर आपको पता चल गया, एक बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक है जी। तो उनका भाग्यांक 8 है, लेकिन लाजवाब घुटनों के हॉस्पिटल बोलो लाजवाब ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम कौन सा पकड़ा है, हड्डियों का, दैट इज नंबर 8, और उनके उसमें 9 नंबर भी अच्छा है, तो वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो लाइक दैट एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट है, वो 7 नंबर वाले हैं, रिसर्च का काम है, तो वो बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे आपको डिसाइड करना होता है। सर अभी जस्ट हमने बात किया था कि बच्चों का डेस्टिनी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि सी सेक्शन ज़रूर होता है, एंड आई एम श्योर पेरेंट्स का ये कंसर्न ज़रूर रहता है कि उनका बच्चे का डेस्टिनी बिल्कुल सही जाए, उसको कम से कम स्ट्रगल हो या उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो ही ना। इसके लिए क्या कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं? क्या अगर हम डेट ऑफ सी सेक्शन बदल दें तो उससे बच्चे की डेस्टिनी अच्छी हो सकती है और बेटर हो सकती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग, अब वो ऑप्शन अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। एनीवेज बच्चा तो पैदा होने वाला है, किसी भी तारीख को होने वाला है। आप आज करोड़ों रुपए एजुकेशन में खर्च कर रहे हो, सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो। अगर एक डेट अच्छी कर ली तो चांसेस ऑफ हैपनिंग गुड थिंग इज़ 95%। और वो आपने करना ही चाहिए। और मैं तो आप बोलता हूँ, मैं एक दिन में रोज़ 10 अलग अलग डेट्स देता हूँ लोगों को, बोलता हूँ 10 कंसल्टेंसी होती है सी सेक्शन के बेबी की, खाली वहीं पे काम नहीं रुकता है। अब एक तो केस ऐसा है कि जैसे सी सेक्शन वाला है पर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो उस केस में माँ बाप ने एटलीस्ट उसके नाम का पहला अक्षर भी अच्छा रख दिया और टोटल अच्छी कर ली। अगर सी सेक्शन है तो वारे नारे बोल, तो डेट अच्छी कर ली, मूलांक भाग्यांक अच्छा, नाम का अक्षर पहला दे दिया अच्छा, और टोटल अच्छी, तो उस केस में बहुत अच्छे चांस है कि उसके स्ट्रगल हम कम कर सकते हैं। उसमें भी ये 2000 के बाद वाली जनरेशन है। सिमिलरली अगर समझो नॉर्मल डिलीवरी है तो एटलीस्ट उसका नाम का पहला अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों के लाइफ में फेल्योर इसलिए भी कि नाम का पहला अक्षर एंटी नंबर है। अच्छा। बोलते समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19-28 है और मेरे नाम का पहला अक्षर पी से है जो 8 से बिलोंग करता है, तो मेरे लाइफ में ग्रोथ, अगर मुझे आज 100 रुपये कमाना है तो मुझे 20 रुपये लेके घर पे आना पड़ेगा। अच्छा। सो दैट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम। और अभी हम, आप मेरे उम्र में तो हम लोग नाम नहीं बदल सकते, तो हम लोगों के लिए स्पेलिंग ही ऑप्शन है, पर बच्चा पैदा होते हुए अगर नाम सही इस पे रखो तो आप उसकी डेस्टिनी पक्के से बदल सकते हो, एंड दैट इज पॉसिबल। ऐसा। Thank you so much, sir, for sharing so much insight and information. I'm sure इतना कुछ नया मुझे जानने को मिला है, ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। जितना एनलाइटेंड आज मैं फील कर रही हूँ, ऑडियंस भी इक्वली एनलाइटेंड फील कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ को, सी सेक्शन डेट को चेंज करके बदल सकते हैं, जिससे कि उनका डेस्टिनी और बेटर हो जाए। और क्या कुछ रेमेडीज़ होती हैं कि हमने जो बच्चे का नाम रखा है उसका पहला अक्षर हमें ध्यान से रखना चाहिए कि वो अक्षर उस बच्चे के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आए। आज हमने ये भी जाना कि क्या कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं कार्मिक डेट नंबर्स वालों के लिए, जिनका नंबर है 13, 16, 14 या 19, इनके लिए क्या कुछ हो सकता है। और आज हमने उन कॉम्बिनेशंस पर भी बात की जिनका मूलांक और भाग्यांक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में है, एक्सट्रीम कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्या कुछ कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए आगे बढ़े। साथ ही साथ हमने मैरिज की भी बात की है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आप उन रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो अभी नवनीत मंधानी सर ने हमसे डिस्कस की हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।